वर्तमान आमे प्रतीक शर्मा जी पाखक जीवा। प्रतीक शर्मा जी जे कि ग्राउंड लेवल ले काम करिसंती एवं तांकर दीर्घ वर्षर अभिज्ञता तांकर एक्सपीरियंस सी आम संगे शेयर करेंगे जे मध्य प्रदेश रे केमती चाषीरा तार उत्पादन को ठीक बाटरे पहुंचे पारुछि एवं ठीक मूल्य पाई पारुछि ओडिशा रे कि जोटा संभव हो पारु नहीं। शर्मा जी, आप इतने देर से आप नीचे बैठे थे, सुन रहे थे पिछले जो सेशन था, तो लोगों का जो यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है, जो आप तो समझ रहे होंगे कुछ कुछ, यहाँ का जो आप वहाँ पर आपके संगठन के जरिए जैसे लोगों को किसानों के पास मार्केट लिंकेज पहुँचाते हैं, यहाँ पर यह संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए किसान उनके पास तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो बेच नहीं पा रहे, मार्केट तक पहुँचा नहीं पा रहे, तो इसके लिए उनका पूरा नुकसान होता है और फिर वो कृषि से मुंह फिरा लेते हैं, तो बहुत लॉस सहना पड़ता है। ये यहाँ का एक मुख्य मुद्दा है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करें कि वहाँ पर क्यों आप सफल हो रहे हैं किसानों को उनका उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में, जो उड़ीसा में नहीं हो पा रहा है। क्या चैलेंज है और कैसे ये उड़ीसा में भी संभव हो पाएगा? नमस्कार, मैं अर्गस न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे ये मौका दिया आप लोगों से बात करने का। देखिए, खेती की समस्या लगभग सारी एक जैसी है, मध्य प्रदेश में भी यही समस्या है जो आप लोग झेल रहे हैं। हमारी एक मुख्य जो समस्या है वो ये है कि हम सरकार के ऊपर अपने आप को पूरी तरह हमने निर्भर कर लिया है। आज हम एमएसपी की जो क्रॉप है वो हम ग्रो करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे सरकार खरीद ले, पर यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो फसल हम उगा रहे हैं उसकी सही कीमत हमें मिले, तो उसके लिए हमें वो फसलें उगानी चाहिए जिसकी बाजार को जरूरत है। आज मध्य प्रदेश की जो दो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं और धान हैं, और लगभग उनका मैं कहूँगा धान में शायद 80 से 90% और गेहूं में लगभग 100% जो है वो एमएसपी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है। पर यदि यही दो क्रॉप आप उगाएंगे तो इसको आप बाजार में नहीं बेच पाएंगे और इसमें आपको वही कीमतें मिलेंगी जो सरकार दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रोडक्ट आप बाजार जिसको अच्छी कीमतें दे, तो आपको वैसी क्रॉप उगानी चाहिए जो बाजार में जरूरत है। आज हम सबको पता है, जिसपे मैं आपको, हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। हम सबको पता है कि आज सब्जियों में हम कितना केमिकल डालते हैं, और कोविड में हमें एक चीज और पता चली कि अब जैसे आज सुबह मनीष बिलोरे सर ने सबसे पहले जिस चीज से शुरुआत करी वो ये बताया कि आज जो हमारी मिट्टी है उसमें जैविक कार्बन 0.5 से भी नीचे चला गया। तो यदि आप इस मिट्टी में कोई भी फसल उगाएंगे तो उसमें पोषक तत्व नहीं रहने वाले, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, यदि आपके मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है तो आपके भोजन में भी पोषक तत्व नहीं होंगे। तो हमारे जो खाना आज हम खा रहे हैं उसमें ना तो पोषक तत्व हैं और बहुत ज्यादा रसायन, क्योंकि केमिकल जो पेस्टिसाइड है उनका स्प्रे हम कर रहे हैं। तो जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है और जो चीज नहीं होनी चाहिए वो उसमें बहुत ज्यादा है। तो यदि हम इसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट माने, एक समस्या माने, और सब्जियों में ये सबसे ज्यादा केमिकल, आप खुद भी जानते हैं कि जब सब्जी आप उगाते हैं तो उसमें ज्यादा आप केमिकल स्प्रे करते हैं, आप गेहूं में शायद उतना केमिकल स्प्रे नहीं करेंगे। तो आप इसको यदि एक अपना बिजनेस मॉडल बना के और आज शुरुआत करते हैं और सब्जियों का एक क्लस्टर डेवलप करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली एक मार्केट है। मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूं, यदि मैं 2 गोभी के फूल आपके सामने लेके आऊं और आपसे पूछूं कि एक ऑर्गेनिक है और एक केमिकल से मैंने उगाया है, उसमें पेस्टिसाइड छिड़का है, और मैं आपको गिफ्ट करूं, तो आप कौन सी गोभी लेना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि यहां आप में से कोई भी एक होगा जो ये कहेगा कि मैं रासायनिक वाली गोभी यदि फ्री मुझे मिल रही है तो मैं लूंगा। ठीक है, एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो रासायनिक गोभी को चूज करेगा, ऑर्गेनिक को छोड़ देगा, प्राकृतिक वाले को छोड़ देगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि आज आप सब लोग रासायनिक विधि से उगाई वाली गोभी खाते हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग कोई भी जैविक नहीं करते। हम जैविक क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते कि यदि आज मैं जैविक सब्जी उगा भी लूं, गोभी की बात करूं, हमने जैविक गोभी उगा भी ली, तो उसको बेचेंगे कहां? उसकी सही कीमत कैसे मिलेगी? और उगाने के लिए मेरा जो इनपुट लगेगा, उसकी खाद, वहां तो यूरिया है, डीएपी है, यहां ऐसी कौन सी खाद है जो मैं डाल पाऊंगा? वो कहां बन रही है? उसमें मैं पेस्टिसाइड है मेरे पास, यहां पेस्ट मैनेजमेंट मैं कैसे करूंगा? और उसके बाद जो बात की बात है कि मार्केट कैसे होगा, तो वो एक समस्या है।
तो इसका एक समाधान है कि हम एफपीओ, फार्मर कलेक्टिव कोई भी हो, एक स्वसहायता समूह हो या स्वसहायता समूह का जो सबसे बड़ा संगठन होता है संकुल स्तरीय संघ बोलते हैं उसे हमारे यहाँ, पता नहीं आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोलते हैं। तो या तो आप एसएचजी बनाते हैं या सबसे बड़ा उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सीएलएफ यदि आप बना लेते हैं, संकुल स्तरीय संघ, तो वो एक संभावना है। पर उससे ज्यादा एफपीओ जो हम सबने सुना, तो यदि एक एफपीओ आप बनाते हैं और आप 500 किसान उसमें जुड़ के और सब्जी की पूरी बास्केट तैयार करते हैं और जैविक उसे उगाते हैं और आपका एक मार्केटिंग का फेडरेशन आप तैयार करके उसी एफपीओ के अंतर्गत, यदि ऐप आज बहुत आसानी से आप गूगल अभी करें कि मुझे अपना एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है, बहुत आसानी से 2000 रुपए महीने में आपका एक ई कॉमर्स ऐप आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। आप गूगल कर लीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब ऐप अवेलेबल है और एफपीओ जैसी संस्थाएं अवेलेबल हैं, तो आज हम क्यों नहीं कर रहे? बात है हम लोग हिम्मत नहीं करते। एक बार आप हिम्मत करें और अपना एक छोटा सा संगठन शुरू करें। और ये तो हो गया जहां पे आप मार्केटिंग खुद कर रहे हो, जाके लास्ट माइल डिलीवरी आप खुद कर रहे हो, उपभोक्ता को सीधा आप दे के आ रहे हो। पर जरूरी नहीं है कि आप यही करें। हल्दी आपके यहां बहुत होती है, मुझे पता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हल्दी पे काम कर रही हैं। एक तो हल्दी जो मसाले के रूप में हम खाते हैं, आपकी हल्दी के अंदर एक चीज होती है जैसे बोलते हैं कुर्कुमिन, और उसका उपयोग बहुत सारी जगह ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा होता है। तो यदि आपके यहां हल्दी होती है और आप उसके कुर्कुमिन निकालने का प्लांट आपके पास है, या आप उतना भी ना करें, कंपनियां हैं जो वो कुर्कुमिन निकालती हैं, आप उस हल्दी को एग्रीगेट करके, मतलब आप किसानों का आपका एक एफपीओ आपने तैयार किया या एक एसएचजी तैयार किया, सीएलएफ कोई भी आप फार्मर कलेक्टिव अपना तैयार किया और उसमें ये हल्दी को एग्रीगेट करके आप सीधा एग्रीमेंट करें उस कंपनी के साथ, तो आप बहुत आसानी से इसे बेच सकते हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये हम कर रहे हैं। हम हल्दी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आलू के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सब्जियों के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमने राज्य सरकार मध्य प्रदेश के साथ फसल विविधीकरण, जो इससे पहले वाला सब्जेक्ट था, उसका सबसे पहली कंपनी हम हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की मध्य प्रदेश शासन के साथ। तो हम गेहूं और धान वाले जो किसान हैं, सब्जियां, अनाज जो बाजार में जिनकी जरूरत है, जैविक विधि से उसे उगाकर और उसे सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचा पे प्रतिवर्ष प्रति एकड़ कमा पा रहे थे, हमारे साथ 1 लाख रुपए वो कमा पा रहे हैं। क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि हम एक फसल नहीं लगाते। आज एक समूह में यदि आप एक किसान के रूप में आप बोलते हैं कि 1 एकड़ मैं आपके साथ समर्पित करता हूं, आपके साथ उसे लगाता हूं, मुझे कौन सी फसल उगानी है, तो हम 1 एकड़ में 4 फसलें आपको बताते हैं, आप वो फसलें उगाएंगे। उनकी एक मिनिमम प्राइस, थोड़ी देर पहले ये भी बात निकली कि सब्जियों की मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, सरकार नहीं देगी। पर आप यदि अपना एफपीओ बनाते हो, आपको 100% उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा। जो तोरी होती है उसका मिनिमम प्राइस हमारे यहां 15 रुपए हमने मिनिमम करके रखा है, पर आज तक हम मिनिमम से ऊपर ही दिया है। मुझे याद नहीं है मैंने कभी भी 22 या 25 रुपए से नीचे कभी तोरी का किसान को दिया होगा। टमाटर 10 रुपए से नीचे अपनी लाइफ में हमने कभी उनको किसानों को नहीं दिया। और यदि आप न्यूज पढ़ेंगे, आप 1 रुपए 2 रुपए की बात कर रहे होंगे। तो यदि आप जैविक उगा रहे हैं और उपभोक्ता आज 20 रुपए जैविक टमाटर के लिए देने को तैयार है, आप मुझे बताइए, आप लोग बहुत सारे उपभोक्ता हैं, क्या जैविक टमाटर 20 रुपए से कम आपको कभी खरीदने की जरूरत है? हमेशा आप 20 रुपए आराम से दे पाएंगे। तो यदि आप 20 रुपए दे पाएंगे तो मुझे किसान को 10-12 रुपए देने में कोई समस्या नहीं है, और 10 रुपए में किसान को उगाने में कोई समस्या नहीं है। बात यह है कि हम सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भर हो गए हैं और हम ये चाहते हैं कि सब कुछ सरकार करे। हम खुद आज क्यों नहीं कर सकते? आप सबके बच्चे, घर में से एक कोई बच्चा, यदि आज आप 40 के हैं तो आपका बच्चा लगभग 18-20 साल का होगा और पढ़ाई करके आज इतना बड़ा हो गया है और उसको सारी चीजें पता है, स्टार्टअप के बारे में पता है, मोबाइल ऐप कैसे चलाना है, लॉन्च करना, ये उसे पता है। तो आज हमारा बच्चा, हमारे गांव में से 4 बच्चे निकल के इस जवाबदारी को क्यों नहीं ले सकते? बात यह है कि हम पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा और सरकार की तरफ देखे बिना, जरूरी नहीं है कि सब काम सरकार करे। हां, कुछ चीजें हैं जो सरकार को करनी है। सरकार से क्या चाहिए हमें? सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कॉमन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आप एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपने कोल्ड रूम की बात करी। तो सब्जियां यदि आप उगाते हैं, सब्जियों को यदि 2 घंटे के अंदर, खेत से निकल के 2 घंटे के अंदर यदि आपने कोल्ड रूम सब्जियों को मिल गया, तो उसके बाद फिर आप उसे 4 दिन 5 दिन बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो उस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार बनाएगी। कन्वर्जेंस। शर्मा जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी सब्जी का उचित मूल्य हम पाना चाहते हैं
किसान लोग अगर पाना चाहते हैं तो सरकार की कोई मदद की जरूरत नहीं, वो खुद ये ले सकते हैं। बिल्कुल, ये और यही हमें करने की आवश्यकता है आज। ओके, तो या पूर्वरु मध्य जो पूर्व सेशन से संबंधी बहुत प्रश्न उठीला एवं आमे जो कथा कहले शर्मा जी जे साहस दरकार, सबू सरकार करदेव, सरकार आमको मार्केट जोगई देव, सरकार आम एटा करदेव, एटा बुझीदेव, सबू सरकार ऊपर निर्भर करने दरकार नहीं। सरकार र काम अच्छी, सरकार जोटा करवा दरकार करिब, किंतु आमको साहस प्रथमे निजर जुटेबा को पड़िबो, प्रथमे पाद काढ़ा को पड़िबो, जो ऑर्गेनाइजेशन बनेबा फार्मर मानू को लेकिन एवं ताकू लेकिन मिलित भाव में आमे उद्यम करिबा, ताहाले आमे भी सक्सेसफुल मॉडल आमे बनै पारिबा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।